गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम देखेंगे वीडियो नंबर फर्स्ट चैप्टर का सेकंड वीडियो देखेंगे। हमने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में तो पढ़ लिया था। अब हम उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करूँगी मैं। ठीक है। इफेक्टिवनेस का तो मतलब मैंने आपको बता दिया था। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या रहता है कि वर्क शुड बी अकम्प्लिश्ड विद इन अ टाइम पीरियड। काम को कंप्लीट करना, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ वगैरह को काम दिया जाता है, वो समय के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। वो उसमें इफेक्टिवनेस में समय को ध्यान दिया गया है, ना कि कॉस्ट मतलब जो भी लागत बैठी है उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, जो भी कॉस्ट हो। लेकिन सबसे मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है कि काम जो पूरा होना चाहिए समय के अंदर। और एफिशिएंसी का मतलब क्या बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में कि काम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। और किसको ध्यान में रखते हुए? कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए। यानी जो भी काम हम कंप्लीट कर रहे हैं, लागत कम से कम होनी चाहिए, रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। इसको समय में को ध्यान नहीं दिया है, एफिशिएंसी में कॉस्ट को ध्यान दिया गया है। समझ में आया? यानी इफेक्टिवनेस का मतलब रहता है टाइम के अंदर कंप्लीट करना, और एफिशिएंसी का मतलब क्या रहता है? कम से कम खर्चा करके रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। तो इन फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका मीनिंग। ऑब्जेक्ट जो है सेकंड पॉइंट, टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम। इसमें बोला कि जो भी हम गोल अचीव करना चाहते हैं वो समय पे अचीव करना है। इसमें समय पे ध्यान दिया गया है। और इसमें एफिशिएंसी में बोला गया है द कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इस पर क्या हुआ? कॉस्ट पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान मेन केंद्रित किया, वो कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए कि कॉस्ट कम से कम बैठे। और मेन कंसिडरेशन यहाँ टाइम है, यहाँ कॉस्ट। तो ये डिफरेंस आता है। तो आप लोग कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना, नोट्स भेज दूंगी मैं आपको, और इसको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अगर ये आ जाए आपको कि क्या संबंध रहता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में, क्या संबंध रहता है, तो देखिए जैसे जो सिक्के के जो भी कॉइन रहता है उसके दो पहलू रहते हैं, हेड एंड टेल। ठीक है। वैसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती या विन नहीं कर सकती है, बने नहीं रह सकती लंबे समय तक, अगर उसका जो भी उद्देश्य रहेगा, अगर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों इन्वॉल्व ना हो। अगर कोई भी उद्देश्य अचीव करना तो उसमें रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करके, कम से कम वेस्टेज करके, और समय के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। दोनों ही होना चाहिए। अगर एक भी गायब है तो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य अचीव नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी, लंबे समय तक बने नहीं रहेगी, उसकी उन्नति नहीं होगी। ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि अगर जैसे आपके यहाँ शादी है और आपने ऑर्डर दिया मिठाई के लिए 500 लड्डू बनवाने के लिए। ठीक है। सबसे पहले इसमें इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं हम। 500 लड्डू बनवाने के लिए ऑर्डर दिया मिठाई वाले को, और उसने लड्डू बना दिए। 5 तारीख को आपके यहाँ शादी है। अब उसने क्या हुआ, लड्डू बनाए, लेकिन 5 तारीख को शादी है। वो क्या करा, उसने 6 तारीख को उसने लड्डू आपको भेजे। तो अब वो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब इतने सारे लड्डू क्या आप खाएंगे क्या? तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही वो देने आएगा 6 तारीख को, आप सारे के सारे लड्डू वापस कर देंगे। तो जो प्रॉफिट कमाना चाहता था जो मिठाई वाला, उससे वो वंचित रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि उसने समय पे डिलीवरी नहीं की, और जिसके कारण उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो उसने अपना उद्देश्य अचीव किया क्या? क्योंकि उसमें नहीं किया ना, क्योंकि उसमें क्या इफेक्टिवनेस गायब है। ठीक है। फिर और उसने बहुत अच्छे से लड्डू बनाए, मतलब खाने में भी बहुत अच्छे, दिखने में भी सब कुछ, लेकिन उसने समय पर डिलीवरी नहीं किया, इसके कारण उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब एफिशिएंसी की हम बात करते हैं। अब क्या हुआ, वही एग्जांपल लेते हैं कि मिठाई वाले को आपने ऑर्डर दिया 500 लड्डू बनाने के लिए, और उसने लड्डू बनाए। ठीक है। 5 तारीख की बात थी, लेकिन उसने 4 तारीख को ही
उसने लड्डू आपके यहाँ भेज दिए, लेकिन लड्डू बनाते वक्त उसने ठीक से नहीं बनाए, उसके शेप अच्छा नहीं था, और जो भी मटेरियल था वो क्या हुआ, थोड़ा सा बनाते जल गया, ठीक है, थोड़ा सा कड़वापन सा आ गया। तो जैसे ही आपके यहाँ वो देने आए और आपने एक बार चख के देखा तो बहुत बेकार टेस्ट आ रहा था, जिसके कारण आपने सारे लड्डू वापस कर दिए तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया, उसके सारे लड्डू वापस हो गए। तो जिसके कारण क्या हुआ कि सारे लड्डू वापस हो गए, जिसके कारण वो क्या प्रॉफिट कमाने से रह गया, ठीक है। तो ऐसे आपको इससे समझ में आया कि इसमें क्या गायब है, एफिशिएंसी का मतलब रिसोर्सेज का वेस्ट किया इसने, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उद्देश्य अचीव करती है तो उसको या ये जो अगर मिठाई वाला भी अपना उद्देश्य अचीव करना चाहता है, अपनी सेल्स को मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसको बेचना चाहता है, तो उसको ये ध्यान रखना है कि उसे लड्डू बनाकर बेचना तो है समय के अंदर। 5 तारीख को डिलीवरी की बात की तो 5 तारीख को ही भेजना है, और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है उसको कि जो उसकी क्वालिटी भी मेंटेन हो, रिसोर्सेज का वेस्ट ना हो, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती, हायर प्रॉफिट नहीं कमा सकती, प्रॉस्पेरिटी उन्नति नहीं कर सकती ऑर्गेनाइजेशन में, अगर ये दोनों इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है। और कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर का मेन कारण रहता है इनएफिशिएंसी, असक्षमता। वो इनएफिशिएंसी यानी रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं है, कॉस्ट ज़्यादा लग गई है, और इफेक्टिवनेस समय पे काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। तो इसको हम इस पॉइंट को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए गोल मतलब क्या होता है। गोल मतलब उद्देश्य होता है वैसे तो, है ना, उसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है हमने फर्स्ट वीडियो में समझ चुके हैं, लेकिन एक बार और देखिए ये पॉइंट को समझने के लिए। और गोल्स का मतलब क्या रहता है, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी अचीव करना चाहती है वो उसका क्या रहता है, उद्देश्य। अब वापस हम आएंगे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसी मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की जाती। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है, और उस बेसिक उसका जो जीने का, उसका मतलब बने रहने का ही मेन रीज़न ये रहता है कि उस उद्देश्य को अचीव करना। जैसे रिलायंस जियो है कंपनी, ठीक है, वो उसका उद्देश्य क्या है, एग्जाम्पल देखिए आप, रिलायंस जियो जो कंपनी है उसका उद्देश्य क्या है कि मार्केट, टेलीकॉम इंडस्ट्री का मार्केट को, जो भी मार्केट है उसको कैप्चर करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसका शेयर बढ़ाना उस, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो कई फैसिलिटीज़ ऑफर करेगी, जैसे कि लो वैल्यू डेटा देगी, फ्री वॉइस कॉल देगी, SMS सर्विस देगी, ताकि ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करके, और बेटर फैसिलिटी अदर टेलीकॉम इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर प्रोवाइड करेगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करेगी। और ये उसको उद्देश्य को अचीव करना है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, यानी उद्देश्य जब प्राप्त करना है तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि उसका रिसोर्सेज एफिशिएंटली का मतलब उसका जो भी उद्देश्य अचीव करना है तो उसको रिसोर्सेज का कम से कम वेस्ट करना है, उसकी लागत कम से कम होनी चाहिए, और इफेक्टिवली मतलब उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, समय पे पूरा होना चाहिए। और अगर उसे ये उद्देश्य, सी पॉइंट देखिए, अगर ये उद्देश्य उसे अचीव करना है तो प्रत्येक जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उन्हें ये उद्देश्य स्पष्ट रूप से और सिंपल भाषा में समझा देना चाहिए, ताकि उन्हें समझ में आ जाए, तो ये उद्देश्य को प्राप्त करने में हेल्प कर सकें, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको आई थिंक आ गया होगा। सेकंड देखिए, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट
ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, तो इसमें मैंने ए और बी दोनों पॉइंट दिए हैं। आप सबसे पहले बी पढ़ेंगे फिर ए पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ अलग अलग जगह से एम्प्लॉयज़ आते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, सबके अपने अपने ऑब्जेक्ट रहते हैं। मतलब यानी कोई आता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसका उद्देश्य क्या रहता है, सैलरी कमाना। कोई एम्प्लॉय काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका उद्देश्य क्या रहता है, प्रमोशन। ठीक है, सबके अलग अलग उद्देश्य रहते हैं। तो एवरी इंडिविजुअल जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट एंड मल्टीपल नीड्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रत्येक जो एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी अलग अलग विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें होती हैं, और जो इसी को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर ये अलग अलग उद्देश्य के साथ तो आते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही काम करते हैं तो सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट को अचीव, एक सिंगल ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते हैं। ठीक है, इसलिए ये कहा गया है कि अब फर्स्ट इसका जो ए पॉइंट है, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी का ए पॉइंट देखिए, इसलिए ही कहा गया है मैनेजमेंट इज़ नॉट अ वन मैन शो। यहाँ पर ये सबसे मेन लाइन है, मैनेजमेंट इज़ नॉट अ वन मैन शो, यानी जो भी मैनेजमेंट एक्टिविटी की जाती है एक व्यक्ति द्वारा नहीं की जाती है, ये ग्रुप एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर कुछ एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा काम करें और बाकी एम्प्लॉयज़ अच्छा काम नहीं करें, ठीक है, जैसे प्रोडक्शन का काम रहता है, सेल्स का, मार्केटिंग का काम है। ठीक है, अब अगर सेल्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा, अच्छे गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन में भी ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्ट अचीव नहीं कर पाएगी। क्यों? जब तक टाइम पे नहीं बना के दे रहा है या अच्छा नहीं बना के दे रहा है तो प्रोडक्ट बिकेंगे क्या? बाकी सबकी मेहनत ख़राब हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव नहीं होगा। इसलिए ये क्या कहा गया है, मैनेजमेंट इज़ नॉट अ वन मैन शो, एक सिंगल व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है, ग्रुप एक्टिविटी है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, उनकी ड्यूटीज़ पता होना चाहिए, और उनसे क्या उम्मीद की जाती है ये भी उन्हें पता होना चाहिए, और कितने समय में काम कंप्लीट करना है ये भी उन्हें अच्छे से पता होना चाहिए। समझ में आ गया? मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। आपने अकाउंट्स में इंटेंजिबल का मतलब तो मालूम ही होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, इंटेंजिबल मतलब वो चीज़ जो कि हमें जिसे हम टच नहीं कर सके, छू नहीं सके, देख नहीं सके, वो इंटेंजिबल कहलाती। क्या मैं इसके लिए इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक आपका रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, जो कि आपके स्कूल का। आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ टीचर पढ़ाते हैं तो आप उनकी क्लास में वो जैसे आने वाले रहते हैं तो आप अच्छे से बैठ जाते हो, बिल्कुल चुपचाप बैठते हो, वो जो भी होमवर्क देते हैं वो करते हो, उनकी कॉपी अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखते हो। ठीक है, उनकी क्लास में बिल्कुल डिसिप्लिन रहता है, उनकी हर एक बात मानते हो। ठीक है, तो ये जो है आप इसमें क्या शो हो रहा है, गुड मैनेजमेंट। तो ये दिखाई थोड़ी ना दे रहा है, ये सिर्फ आप महसूस कर सक रहे हो। क्या टच कर पाते हो या देख पाते हो? नहीं ना, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। किस तरीके से कि आप एक अच्छे मैनेजमेंट को, क्यों? क्योंकि है ना, आप अच्छे से काम कर रहे हो, डिसिप्लिन है क्लास में, बहुत कॉपी मेंटेन है, सब कुछ। ठीक है, और कुछ टीचर आपकी क्लास में आते हैं तो आप जैसे ही आते हैं आप क्लास में मस्ती करते हो, उनका वर्क कंप्लीट नहीं करते हो, उनकी बातें नहीं सुनते हो, पूरी टाइम क्लास में शोर होता रहता है। तो ये किसको शो करता है? मिसमैनेजमेंट को। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी दिखाई नहीं दे रहा, बस ये महसूस होता है बच्चे डिसिप्लिन में काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? मिसमैनेजमेंट है। तो अब ये इस पॉइंट पे आता है, मैनेजमेंट को कभी छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, इसकी प्रेजेंस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किस तरीके से कि ऑब्जेक्ट अचीव हो गया, एज पर जो टारगेट के हिसाब से ऑब्जेक्ट अचीव हो गया। ठीक है, अभी देखिए इसका एग्जाम्पल, presence of good management can be felt by seeing orderliness and coordination in the working environment.
जो एक अच्छे मैनेजमेंट की प्रेजेंस को हम महसूस कर सकते हैं, किस तरीके से कि ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है, वर्कर जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह काम कर रहा है कोऑर्डिनेशन से आपस में तालमेल है, लड़ झगड़ नहीं रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहा है, वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा है, शांतिपूर्वक काम हो रहा है। ठीक है, ये सब क्या शो करता है? गुड मैनेजमेंट को। इसी तरीके से मिसमैनेजमेंट भी और आसानी से हम समझ सकते हैं कि अगर जो वर्कर जो काम कर रहे हैं उनमें जो भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है या उनके बीच में कन्फ्यूजन है, ठीक है, उन्हें क्या करना कैसे करना उन्हें ये पता ही नहीं है, तो ये मिसमैनेजमेंट को शो करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो है स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आज हमने 100 बनाए, कल हमने 200 बनाए, फिर हम परसों 300 बनाएंगे, तो इस तरीके से हम माल बनाते जा रहे हैं, तो बढ़ता जा रहा है लेकिन बिक नहीं रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है? मिसमैनेजमेंट को मार्केटिंग और सेल्स के हिसाब से। क्यों? क्योंकि यानी या तो जो स्टॉक बढ़ता जा रहा है तो मतलब इसकी डिमांड नहीं है, ये प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, और यानी मार्केटिंग में आप जो आगे जाके पढ़ेंगे मार्केटिंग चैप्टर, तो मार्केटिंग जो चैप्टर है उसमें बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम उसका डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। अभी सिर्फ हमको इतना जानना है, मार्केटिंग का मतलब ये रहता है कि कभी भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं तो उससे पहले या बनाते हैं उससे पहले हम ये पता करते हैं कि कस्टमर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसके अकॉर्डिंग गुड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसने ध्यान नहीं दिया है या ढंग से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की है। और नेक्स्ट क्या है? सेल है, तो उसने सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी, ये जो सेल करने का जो तरीका है वो भी सही नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है? स्टॉक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो आपको थर्ड पॉइंट आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए आप, मैनेजमेंट इज़ परवासिव। मैनेजमेंट इज़ परवासिव का मतलब रहता है मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब सर्वव्यापी है। ये मैनेजमेंट सीमित नहीं है बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, ये एप्लीकेबल होता है चाहे प्रॉफिट कमाने वाली संस्था हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, क्लब हो। ठीक है, सब जगह दिखाई देता है, सब जगह मैनेज किया जाता है। और जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का, वो चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, रशिया हो, यूएस हो, यूके हो, सब जगह अप्लाइड होता है। ठीक है, और इट इज़ द टास्क ऑफ एवरी लेवल बोला है ना, ये जो मैनेजर जो वर्क है वो हर लेवल में काम किया जाता है। हर लेवल्स का मतलब टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। जैसे हम आपकी स्कूल की बात करते हैं तो 3 लेवल है। टॉप में जैसे प्रिंसिपल सर, हायर अथॉरिटी रहेगी, मिडिल लेवल में टीचर्स रहेंगे, ठीक है, और लोअर लेवल में काम करने वाले कर्मचारी रहेंगे। तो ये तीनों लेवल, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल, ये सब अपने अपने तरीके से मैनेज करते हैं अपने अपने लेवल्स को, ताकि जो स्कूल का उद्देश्य, जो अच्छा रिजल्ट का उद्देश्य अचीव हो सके। ठीक है, फोर्थ पॉइंट भी आई थिंक आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट को क्या बोला गया है? कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है। ऐसी प्रोसेस जो लगातार चलती रहती है, कभी नहीं ख़त्म होती है। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में समझ चुके हैं कि मैनेजमेंट में सबसे पहले हम जैसे प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद हम रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। फिर स्टाफ रखते हैं, फिर हम क्या करते हैं? डायरेक्टिंग मतलब क्या रहता है? जो भी स्टाफ रखा उनको बताते हैं क्या करना है, डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, क्या काम करना है, कैसे करना है। ठीक है, फिर कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग मतलब क्या कि एज़ पर स्टैंडर्ड उनने काम किया है या नहीं, ये चेक करते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? मैनेजर द्वारा। और एक बार नहीं, ये बार बार किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए, इसलिए इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है। नेक्स्ट आप देखिए, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन से समझ में है परिवर्तनशील। मैनेजमेंट एक ऐसा कार्य है जो कि चेंज होता ही रहता है। अब आप देखिए, इन्वायरमेंट में चेंज होता रहता है, वातावरण में चेंज होता रहता है, जिसके कारण वातावरण में चेंज होता रहता है जिसके कारण क्या होता है? उद्देश्यों में भी चेंज आता है, और उद्देश्य में अगर परिवर्तन आएगा तो आपका मैनेजरल एक्टिविटी में भी परिवर्तन आएगा।
ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में आप ड्रेसेस की बात करते हैं या फैशन की बात करते हैं तो पुराने ज़माने में जेंट्स धोती कुर्ता पहनते थे और लेडीज़ क्या ज़्यादातर साड़ी पहनते थे। ठीक है। तो उनका जो वो उस टाइप के प्रोडक्ट बनाया करते थे। ठीक है। तो उनका उद्देश्य था कि साड़ी बना के बेचना, ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी की सप्लाई करना, धोती कुर्ता की सप्लाई करना। अब क्या हुआ, अब ट्रेडिशनल कल्चर से अब क्या हुआ, मॉडर्न कल्चर पे आ गए, वेस्टर्न कल्चर पे आ गए। ठीक है। तो वेस्टर्न ड्रेसेस बनने लगी तो अब उनका क्या हुआ, इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, मॉडर्न थिंकिंग आ गई। तो उसके हिसाब से क्या होने लगा कि उनका उद्देश्य भी परिवर्तन हुआ, फिर उसके बाद मैनेजरल एक्टिविटी में भी परिवर्तन आया। अब देखेंगे हम इन्वायरमेंट, जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट ये अपन थर्ड चैप्टर में है ये, लेकिन अभी हम सिर्फ इन्वायरमेंट इसमें बोला ना, उसको समझने के लिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। इन्वायरमेंट दो प्रकार का रहता है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब ऐसा वातावरण जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के बाहर का एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट कंट्रोलेबल रहता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट के एग्जांपल है, जैसे प्राइसिंग पॉलिसी में चेंज आ रहा, प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है, एग्जांपल है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे सोशल यानी समाज है। ठीक है, समाज है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक लॉज में चेंज आता है, टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह में जो चेंज आता है। पॉलिटिक्स, जब कभी बीजेपी है, कभी कांग्रेस है, कभी कोई दूसरी पार्टी है, तो ये सब चेंजेस आते हैं। तो ये क्या हुआ, ये बिजनेस एनवायरनमेंट के बाहर का है। ठीक है। तो ये सोशल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट को तो चेंज कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हम। और अगर हमारे बिजनेस को लगातार लंबे समय तक बने रहना है तो ये ज़रूरी है कि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को तो परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी सोशल इकोनॉमिक लॉज, टेक्निक और पॉलिटिक्स में तो चेंज नहीं कर सकते, पर हमें बने रहना, लंबे समय तक सर्वाइव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे बिज़नेस को इसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा। और बिज़नेस को इसके अकॉर्डिंग ढालने के लिए हमें उद्देश्य चेंज करना पड़ेगा, और जब उद्देश्य चेंज होंगे तो मैनेजरल एक्टिविटी में भी चेंज आएगा। ठीक है। इसलिए मैनेजमेंट को डायनेमिक फंक्शन कहा है। आज का वीडियो इस पॉइंट के साथ ख़त्म होता है। थैंक यू।